नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और दोस्तों, ये हमारे जीके जीएस की तीसरी क्लास है। यहाँ पर दोस्तों हमारा टारगेट है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी कराई जाए, जिससे कि परीक्षा में आप जीके जीएस की क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में और जिसका उत्तर आप लोगों को बताना था कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका जो अनुमोदन है ये संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या फिर आपके 6 महीने के भीतर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 माह के भीतर आपको राष्ट्रपति को आपके संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन उसका कराना लेना पड़ता है, अगर आपको किसी प्रकार की राष्ट्रीय आपात की आपकी घोषणा करता है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की। तो राष्ट्रपति आपात जो है दोस्तों, ये आपकी राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की। तो राष्ट्रपति से संबंधित कई सारे फैक्ट्स परीक्षा में बार बार डायरेक्टली पूछे गए हैं और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आर्टिकल 52 के अंतर्गत यहाँ पर कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो दोस्तों क्या होगा, जो आपके देश का प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन होगा। कहने का मतलब आर्टिकल जो 52 है ये आपके राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में आपकी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होंगी। जो कार्यपालिका होती है इसकी समस्त जो शक्तियां हैं ये आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आर्टिकल 53 कहता है। बात करते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या हैं। तो राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। और ये अनुच्छेद 58 में बताया गया है। कब, किसमें, आपके अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि आपके वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो भारतीय नागरिक हो। पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो भारत का नागरिक नहीं, वह किसी भी दशा में भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बात करते हैं उसकी आयु की। तो वह कम से कम 35 वर्ष आयु अपनी पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष, कितनी, 35 वर्ष। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 35 वर्ष कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की जो आपके लोकसभा है, यहाँ पर ये में लिख दे रहा हूँ, लोकसभा समझिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति की बातें आप लोग समझ गए होंगे। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और महाभियोग के अंतर्गत उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। और आर्टिकल 72 के अंतर्गत उसे एक बहुत ही बड़ी शक्ति प्राप्त है, क्षमादान शक्ति की। अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी या फिर मृत्यु की सजा सुनाई जाती है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह क्षमा कर सकता है, क्षमादान उसके पास सकती है आर्टिकल 72 के तहत। समझ गए होंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको लिखाए वो आपकी नोटबुक में नोट होने चाहिए और आपको जुबान पर याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका होती है, जो पीछे ही मैंने बताया कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं ये आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें, आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी। और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन होता है, आपके राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 53 में बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके जुबान पर होने चाहिए। जितने भी फैक्ट्स अतिरिक्त मैं आपको लिखा रहा हूँ वो फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि एक तो ये होगा, यहाँ पर पहला विकल्प आपका दोस्तों है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत 75(1) के अंतर्गत आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या ऐसी बात है कि राष्ट्रपति चाहे जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक बाउंडेशन भी है कि आपके जो राष्ट्रपति है वह उसी सदस्य को दोस्तों उसी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है जो या फिर लोकसभा या फिर आपकी राज्यसभा दोनों के सदस्य हो। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी दोस्तों क्या करता है, अन्य व्यक्ति को भी आपके प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर ही उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। बात समझ गए होंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, लेकिन उसी सदस्य को प्रधानमंत्री वह नियुक्त करेगा जो या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में दोस्तों आपके सदस्य हो, या फिर दोस्तों अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी चुन देता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें आपकी सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में है तो 75(1) के अंतर्गत। समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आपके राष्ट्रपति होता है। वैसे ही जो आपके दोस्तों वैसे ही बात करेंगे तो अवशिष्ट जो आपकी शक्तियां होती हैं उसका प्रधान आपके प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का भी प्रधान आपके प्रधानमंत्री ही होता है। समझ के होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। आगे चलते दोस्तों एक बीच और जान लेंगे जो प्रधानमंत्री है दोस्तों। प्रधानमंत्री दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आर्टिकल 78 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल 78 के अंतर्गत कहा गया कि प्रधानमंत्री का यह मूल कर्तव्य होगा या दोस्तों क्या होगा, उसका आपके दायित्व होगा कि वह आपके मंत्रिपरिषद द्वारा उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जानकारी, किए गए समस्त जो कार्य हैं, कार्यों की जो जानकारी है ये राष्ट्रपति को प्रदान करे। ये उसकी आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 यह बताता है कि प्रधानमंत्री का यह आपके महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा, दायित्व होगा कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करे। तो ये सब चीज़ें आप नोटबुक में नोट करके याद कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि आप एक नोटबुक बना लीजिए तुरंत, अगर आपने अभी भी नहीं बनाई है तो एक नोटबुक आप मार्केट से लाइए और बना लीजिए। हमको यहाँ पर यूपी का लेखपाल और यूपीएसआई या फिर यूपी लेखपाल की तैयारी करनी है, फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करनी है। हमको यहाँ पर जीके जीएस का एक नोट्स बनाना है और जितने भी सर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन लिखना है, साथ ही साथ जो आपके अतिरिक्त जानकारी देखें उसको डिटेल में सारी चीज़ यहाँ पर लिख लेना है और दिन में कम से कम एक बार उसको रिवाइज कर ही लेना है। हम ये नहीं कर रहा हूँ आप उसको रट्टा मार लीजिए, बस दिन में कम से कम एक बार उसको पढ़ लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था आज। तो देखिए आपकी जीएस कितना मजबूत होगा। कम से कम 10 दिन इसको आप अप्लाई करके देखिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा और एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 6, 4, 5 या फिर 7। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो कहते हैं इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों आपके संविधान के अंतर्गत कुल आपके कितने भाग हैं? कुल आपके 20 भाग हैं। कितने हैं? आपके 20 भाग हैं, जिसमें आपके भाग जो 1 है दोस्तों ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। आर्टिकल 2 दोस्तों आपके 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें आपके नागरिकता के बारे में बातें हैं। नागरिकता के बारे में भाग 2 में है। और जो भाग 3 है वो आपकी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और यही आपका फंडामेंटल राइट्स वाला बात है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार किस भाग में है तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 32 आपके 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। तो प्रारंभ इस समय की बात करें दोस्तों वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले ये 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक आपके संपत्ति का भी अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार अब यहाँ से दोस्तों आपके हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार कितने रह गए हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार इस समय आपके संविधान में नोट हैं, समझ के होंगे। अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। आखिरकार ये संविधान में कहाँ रखा गया है? तो संविधान का जो भाग 4 है उसके आगे ही भाग 4 क में इसको जगह दी गई है। आर्टिकल 51 के क में इसको आपके मौलिक कर्तव्य को रखा गया। कितना है? आपके 11 है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाता है आपके जियोग्राफी का। अगला क्वेश्चन है आपके जियोग्राफी का। दोस्तों जियोग्राफी का मतलब होता है आपके आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। और जियोग्राफी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भूगोल के जनक कौन थे। तो प्राचीन भूगोल के जनक थे आपके इरेटोस्थनीज साहब। कौन? इरेटोस्थनीज साहब। और आधुनिक भूगोल के जनक अगर पूछ ले तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट क्या थे दोस्तों? के आधुनिक भूगोल के जनक हो जाएंगे। इनकी एक पुस्तक है कॉस्मस और एरिस्टोथेनिस की पुस्तक भी आपकी जियोग्राफी है। वो सब चीज़ें छोड़िए, ये जान लीजिए। अगर पूछे कि जियोग्राफी के आपके जनक कौन है तो कहेंगे एरिस्टोथेनिस। अगर हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आपके आधुनिक भूगोल के जनक कौन है तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन आपकी मिट्टी से है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका किसी मिट्टी से है कि लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। लोनी और जो कि क्षारीय मृदाएं होती हैं, जो सॉइल्स होती हैं, इनका भारत में एक और नाम है। रेगर, बंगर, कल्लर या फिर खादर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कल्लर। बात करते हैं दोस्तों अगर लोनी या फिर क्षारीय मिट्टियों की, तो यहाँ पर कहाँ पर किस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र,
ऐसे राज्यों के आपके शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं आपके लोनी या फिर क्षारीय मिट्टियाँ। तो समझ गए, लोनी जो क्षारीय मिट्टियाँ आपके राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसे जो राज्य हैं इसके शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये एक अनुपजाऊ क्षेत्रों में अनुपजाऊ मिट्टियाँ हैं आपकी। और इन्हें आपके दोस्तों कई सारे नामों से जाना जाता है, समझ कर चलेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। इन्हें कहते हैं आपके रेह भी कहते हैं, इसे कहते हैं रेह भी, कलर भी कहते हैं, रेह हो गया, कलर हो गया, ऊसर भी कहते हैं आपके, ऊसर भी कहते हैं, राकर भी कहते हैं आपके, राकर भी कहते हैं, धुर कहते हैं, कर्ल कहते हैं, इस प्रकार के इसके नाम है। और इसे चोपन भी कहते हैं, चोपन भी कहते हैं। समझ गए, इसके कितने नाम हैं? रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धुर्र, आपके कर्ल, चोपन, ऐसे आपकी क्षारीय मृदा के नाम है जो अनुपजाऊ मिट्टियां होती हैं, जो आपके राजस्थान में भी, यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, आपके बिहार में, हरियाणा में, ऐसे राज्यों में पाई जाती हैं। समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बात करते हैं दोस्तों मिट्टियाँ की, तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। जो आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिससे हम लिखते हैं ICAR दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, आपके जो ICAR है, इसने 1986 ईस्वी में बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ, कितने प्रकार की, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसमें दोस्तों आपकी प्रसिद्ध हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, वो है आपके जलोढ़ मिट्टी, जो कि जो जलोढ़ मृदा है, जो सबसे ज़्यादा आपकी उपजाऊ मृदा भी होती है, जलोढ़ मृदा है, ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कितने में? लगभग 43.4% में, लगभग 43.4% में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर लाल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी भी अधिक से अधिक पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो 4 मिट्टियाँ ये अधिकतम मात्रा में पाई जाती हैं, और भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने आपके pH मान की जो मिट्टी होती हैं, जो आपकी उपजाऊ होती हैं, आपके पौधों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपके 6 से लेकर 7.5 तक के, 6 से लेकर 7.5 तक जिनका pH मान है, ऐसी मिट्टियाँ आपके पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, और यह क्वेश्चन दोस्तों कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। जो बुध ग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0, 1, 2 या फिर 16। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बुध एक है आपका, और एक है दोस्तों आपका शुक्र। 2 ऐसे आपके ग्रह हैं, 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके एक भी दोस्तों आपके क्या है, जिनके एक भी आपके उपग्रह नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो आपके सन के हैं, सन के 82 हैं, सबसे ज़्यादा आपके उपग्रह हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका बृहस्पति है दूसरे नंबर पर, बृहस्पति भी आपके दूसरे नंबर पर है। समझ के होंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर दोस्तों। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। पिछले वाला जो आपके कमेंट, जिसका आपको होमवर्क का उत्तर मैंने आपको बता दिया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बृहस्पति के कुल कितने आपके उपग्रह हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बातें मैं आपको बुध ग्रह के बारे में भी बता देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट कर लीजिएगा, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। बुध ग्रह की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके सूर्य के सबसे नज़दीकी किसके, आपके सूर्य के, तो सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाता है आपके बुध ग्रह। समझ गए होंगे, जो सूर्य निकलने के आपके 2 घंटे पहले ही हमें दिखाई पड़ जाता है कि ऐसा एक ग्रह है, आपके कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह हो जाता है, क्योंकि यह आपके सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट स्थित है। दोस्तों यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह भी है, सबसे छोटा एंड सबसे हल्का ग्रह कौन सा है दोस्तों, आपके बुध ग्रह ही से उत्तर हो जाता है। इसकी बात करेंगे दोस्तों, इसका एक विशिष्ट गुण होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना इसका एक विशिष्ट गुण हो जाता है। और बात करेंगे दोस्तों, तो बुध ग्रह की इसका जो तापांतर होता है ये सर्वाधिक होता है, इसका तापांतर मतलब होता है आपके ताप में अंतर। दोस्तों बात करते हैं अगर बुध ग्रह की, तो यहाँ पर दिन का तापमान कितना रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों दिन का तापमान रहता है 427 डिग्री सेल्सियस, कितना, 427 डिग्री सेल्सियस, और रात का तापमान हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कि यहाँ पर तापांतर होता है 600 डिग्री सेल्सियस का। तो सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह का है? बुध ग्रह का हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो अवरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों आपके घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम में का मतलब हो जाता है कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा छोटा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। बृहस्पति के बाद बुध, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बुध तो सबसे हल्का ग्रह है, तो इसका इस तरफ नाम होना चाहिए था। बुध सबसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अवरोही क्रम में है, तो सबसे बड़ा इस तरफ होना चाहिए। फिर बृहस्पति हो जाता है, बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून, यही बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे बुध आपका नहीं होगा, क्योंकि बुध तो आपकी सबसे हल्का ग्रह हो जाता है। तो इसका नाम आपके इधर होना नहीं चाहिए, इधर होना चाहिए था। यहाँ पर आप इस प्रकार से ऑप्शन से भी इसको क्लिक कर सकते हैं
कि बुध यहाँ होगा नहीं, क्योंकि बुध आपके शनि यूरेनस इनसे भी छोटा है, सबसे हल्का है, सबसे छोटा है, पीछे बताया मैंने आपको, तो ये तो होगा नहीं। सबसे आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हमके सबसे आगे लगाना है जो सबसे बड़े होंगे। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ भी बुध आपका नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं क्रम की, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा आपके जो ग्रह है आपके बृहस्पति है, उसके बाद है शनि, फिर आपका यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाता है आपका अर्थ, फिर आपका वेनस हो जाता है, वेनस मतलब होता है आपके शुक्र, फिर तो आपके मार्स मतलब होता है मंगल, और फिर दोस्तों आपका एक और बचता है आपके बुध, बुध मतलब मरकरी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। इन आपके 8 ग्रहों के आकार के आधार पर आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप एग्जाम तक चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और लेखपाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है यूपीएसआई और लेखपाल की, तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। हमारी तीसरी क्लास थी, अगर आपने इसकी 2 क्लासों को मिस कर दिया है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के आई बटन पर और आपके इसी वीडियो की दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऊपर सबसे ऊपर मैंने इसकी लिंक दे दी है, उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीएसआई संबंधित आपकी प्ले लिस्ट खोलेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा 5 वीडियो किसका, आपके हिंदी मॉक टेस्ट का मैंने पहले ही अपलोड करके आपके डाल दिए, जिससे आप हिंदी की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 की क्लास मैंने जब ये आपकी वैकेंसी आई थी उसी समय लाई थी, फिर बाद में वैकेंसी पीछे चली गई तो मैं क्लास बंद कर दिया था, तो 3 को मिल जाएगा। और उसके बाद से अब जो नई क्लास चली इसकी आपकी मिलेगी, और ये अब रेगुलर वे में चलेंगी, इसके लिए घबराएंगे नहीं। यूपीएसआई वाले भी और आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा वालों के लिए तो सदाबहार क्लासें चल ही रही हैं। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत प्रकार की क्विज आपके लगातार चलते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, तो जो साइमन कमीशन था जिसका बहिष्कार करते हुए मैंने आपको बताया था एक दिन कि लाला जो लाजपत राय साहब हैं, लाला लाजपत राय साहब हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके सिर पर डंडे बरसाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकी मृत्यु भी हो जाती है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे देते हुए ही। तो इस प्रकार से बात करते हैं जो साइमन कमीशन है इसका बहिष्कार किया क्यों गया था। पहली बात तो जानेंगे कि 1928 ईस्वी में आया था। देखिए यहाँ पर आपके विकल्प क्या क्या हैं कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भी विकल्प पढ़ लेते हैं पहले हम, कि उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, बिल्कुल नहीं। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, ऐसा भी बात नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, और उसके सुधार के लिए ही, उसमें आपके ये देखने के लिए कि वो उसमें कितनी दिक्कतें हैं, क्या बातें हैं उसकी, इसके लिए ही आपके साइमन कमीशन बनकर आया था। और यह आपके इसकी जांच करने वाला था कि जो हमने साइमन कमीशन लाया था उसमें क्या किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है। और उसके सभी सदस्य आपके दोस्तों अंग्रेज थे, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। और यही बात चिढ़ गई दोस्तों आपके भारतीयों को कि आप अपने ही काम की आपकी चेक कैसे करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि साइमन कमीशन सफल है या फिर असफल है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको दोस्तों आपको भारतीयों को उसमें चुनना चाहिए। लेकिन ये सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। तो ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों चलेंगे आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन होता है ये लगभग 20 मिनट का होता है। जितने भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाते हैं, अतिरिक्त चीज़ें बहुत बताता हूँ, तो एक अगर आप सेशन लेते हैं 20 मिनट का, तो 50 क्वेश्चन तो आप कम से कम जानकर चलिए जीएस के लिए। इससे कम क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराता हूँ। आप लोग जितने दिन आप कम से कम 10 क्लासें इसके लेकर चलिए रेगुलर में, उसके बाद समझिए कि कितना परिवर्तन है आपके अंदर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, आपके यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, सभी एग्जाम को देख सकते हैं, लेकिन खासकर यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए है। जेल वार्डन, फायरमैन भी देख सकते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको और भी दिया है कि जो बृहस्पति है जिसे कहते हैं हम लोग जुपिटर, इंग्लिश में जुपिटर, तो इसके कितने उपग्रह हैं, इसमें हुआ करता था जब आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन अब सन के हैं, तो बृहस्पति के इसमें कितने उपग्रह हैं, क्योंकि हाल में भी खोज भी की गई थी। तो पूरा आपके समझ कर उसको आपके डाटा आप यहाँ पर शेयर करेंगे हमारे साथ। और एक क्वेश्चन इसका कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के होंगे। जो पहला वीडियो दोस्तों, जो आपके पहला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसका उत्तर मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं उसके लिए। यहाँ पर दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था पहली ही क्लास में, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। आज मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बॉल्सोन। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे डेल्टा की, बात करेंगे चॉप झील की, और बात करेंगे विसर्पण की। तो इनका संबंध आपके मैदानी भागों से है। और बात करते हैं अगर बॉल्सोन की, तो इसका संबंध आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से है। तो यही आपका विषम पद हो जाएगा। समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट लगे सारे क्वेश्चन आपको।
और अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर साइन के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और खुश रहिएगा कि हमने वीडियो को लाइक किया, क्योंकि उनके वीडियो अच्छा लगा, और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम किसी प्रकार की फी नहीं आपके साथ ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री में क्लासेस चल रही हैं। तो आपका एक दायित्व इंपॉर्टेंट है जो आप कतई नहीं बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो भी नए आए हैं, और आपके वीडियो को लाइक करके साथ शेयर तो करना ही करना है अपने मित्रों के साथ। फैलाते चलिए कि बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपीएसआई की तैयारी करनी है, तो एकमात्र चैनल एग्जाम तक विश्वास आपका अगर बना रहेगा तो बहुत सारी क्लासें अभी फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अभी सामान्य अध्ययन चल रहा हूँ, हिस्ट्री की क्लासें आपकी चल ही रही हैं, हिस्ट्री की क्लासें भी आपके यूपीएसआई लेखपाल के लिए और आपके यूपीएसआई और लेखपाल के लिए चल रही हैं, जो आपके थ्योरी वाइज चल रही हैं। तो उस क्लास को भी ज्वाइन करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। गुड बाय।